नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की देन। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता की देन। ये आज हमारा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग सिंधु सभ्यता को फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। एक आध क्लास ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों पे लेना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम सिंधु सभ्यता के देन पे बात करें तो सीधा सीधा देन का मतलब कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता में प्रचलित जो चीज़ें थीं, चाहे धर्म को लेकर के या उसके भौतिक पक्ष को लेकर के, उनका प्रचलन या निरंतरता जो आज भी बनी हुई है, तो वही इनकी देन है कि उस समय जो चीज़ें प्रचलन में थीं वही चीज़ें जो हैं आज भी प्रचलन में हैं। उसी जो है हम देन है, वही देन है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर हम सिंधु सभ्यता की देन को देखें तो हम इसको दो भागों में बांट के इसका अध्ययन करेंगे। एक तो धार्मिक पक्ष और दूसरा भौतिक पक्ष। तो एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे, धार्मिक और भौतिक पक्ष पे। तो यही धार्मिक और भौतिक पक्ष में जो तत्व सिंधु सभ्यता में थे उनकी निरंतरता ही जो क्या है, सिंधु सभ्यता की देन ही है। तो हम लोग एक एक पक्ष को लेते हैं। धार्मिक पक्ष सबसे पहले, क्योंकि हम दो पक्षों में इसका अध्ययन करेंगे, धार्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष। तो सबसे पहले धार्मिक पक्ष लेते हैं। तो धार्मिक पक्ष में देखें कि सिंधु सभ्यता में आप लोगों को तब मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी, और वर्तमान समय में भी आज हमारे समाज में मातृ देवी की पूजा या देवियों की पूजा विभिन्न देवियों के रूप में करते आ रहे हैं। उसके बाद अब देखिए, सिंधु सभ्यता में जल पूजा, वृक्ष पूजा, स्वास्तिक पूजा, पशुपति की पूजा, नाग पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, ये सब प्रचलन में था। और वर्तमान समय में भी हमारे समाज में इन धार्मिक तत्वों का जो है प्रचलन देखने को मिलता है। और आप लोग देखते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता से जो योगी की मूर्ति मिली है वो योग परंपरा को व्यक्त करती है। और आज योग ने पूरे विश्व में, जो 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। और जो अग्नि वेदिका की प्राप्ति सिंधु सभ्यता से हुई है वो यज्ञ विधि विधानों के बारे में हमको जानकारी देती है। इसका प्रभाव हम अपने समाज में आहुति के रूप में देख सकते हैं, और ये समाधान पद्धति के रूप में भी इसका प्रयोग हमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो कुछ नोट करते चलिए। तो धार्मिक पक्ष के अंतर्गत जैसे हमने बताया, मातृ देवी की पूजा आज भी प्रचलित है। जल पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशुपति की पूजा और स्वास्तिक का प्रतीक आज भी हमारे समाज में पूजनीय हैं। उसके बाद मैंने बताया कि अग्निवेदिका से यज्ञ विधि विधानों के बारे में, जानकारी मिलती है। और इसको हम अपने समाज में आहुति के रूप में देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये समाधान पद्धति में भी इसका प्रचलन
इसका प्रचलन हमको दिखाई देता है। अगर हम समाधान पद्धति की बात करें तो जैसा आप लोगों को हमने बताया है कि समाधान 3 प्रकार के वहाँ पर से, एक पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह कर्म। तो कहते हैं कि दाह कर्म सर्वाधिक प्रचलित था वहाँ पे, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार पूर्ण समाधिकरण सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। तो पूर्ण समाधिकरण और दाह कर्म आज भी हमारे समाज में समाधान पद्धति को व्यक्त करते हैं। जैसे पूर्ण समाधिकरण में शवों को दफनाया जाता था और दाह कर्म में शवों को जलाया जाता था, और आज हमारे समाज में ये दोनों पद्धतियाँ जो है विद्यमान हैं। कहीं ना कहीं ये सिंधु सभ्यता की देन या उत्तरजीविता को ही दिखाती हैं। अब हम इसके भौतिक पक्ष पे बात करते हैं। तो भौतिक पक्ष पे अगर हम इसके बात करें तो सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जिससे आज हम लोग इस सिंधु सभ्यता को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से न्यू टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो भौतिक पक्ष, तो हमने कहा कि सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में, सामाजिक आर्थिक संदर्भ में हम इसके भौतिक पक्षों का या भौतिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। देखो, अगर हम देखें तो मोहनजोदाड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो नृत्यदान परंपरा को व्यक्त करती है, और आज भी देख रहे हैं कि वर्तमान में ये परंपरा बनी हुई है। उसके बाद आप देखते हैं कि स्त्री पुरुष उस टाइम भी आभूषणों का प्रयोग करते थे, और आज भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा आभूषणों का प्रयोग किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा अपनी केश सज्जा पर विशेष ध्यान देना और प्रसाधन के रूप में अपने आप को खूबसूरत दिखाने का प्रयास करना, जो प्रसाधन के साधनों के द्वारा अपने आप को खूबसूरत दिखाने का प्रयास करना आज भी जो है देखने को मिल रहा है। जैसे आप जानते हैं चाहूदड़ों से हमको लिपस्टिक, काजल और पाउडर के साथ मिले हैं, तो उस टाइम भी महिलाओं को अपने खूबसूरती को दिखाने में, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जाता रहा, और वर्तमान समय में भी ये है। और दूसरा अगर कहें कि जो इक्का गाड़ी या इत्यादि साधनों में जो पहिए, 2 पहियों के बीच की दूरी जितनी सिंधु सभ्यता में थी, लगभग आज उतनी ही बीच जो दूरियों की 2 पहियों के बीच की दूरी आज हमको देखने को मिल रही है। और आज भी मृदभांडों को बनाने में चित्रांकन किया जा रहा है, चाक पे मृदभांड बनाए जा रहे हैं। आज भी पासा और शतरंज जैसे खेल को खेला जा रहा है मनोरंजन के साधन के रूप में। तो इसको भी देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो से जो है नृत्य करती हुई स्त्री की मूर्ति आज भी नृत्य परंपरा को बनाए रखी है। वर्तमान समय में भी स्त्री पुरुषों के द्वारा आभूषणों का प्रयोग और
खूबसूरत दिखाने की होड़ मान लो कह सकते हैं, खूबसूरत दिखाने का प्रयास। खूबसूरत है वो इतना कहा नहीं जाता। और सिंधु सभ्यता में इक्का गाड़ी इत्यादि में दो पहियों के बीच की दूरी आज भी उतनी ही है। और शतरंज और पासा खेलना आज भी मनोरंजन का, लोगों के मनोरंजन का साधन है। इसको भी नोट करते चलिए। और आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सिंधु सभ्यता में नगरों और भवनों का दुर्गीकरण भी किया जाता था। बाद में ये दुर्गीकरण हमको पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य में या मौर्यकालीन समय में, मौर्यकाल में पाटलिपुत्र में भी देखने को मिलता है। और जब मौर्यकाल से भवनों को भी दुर्गीकृत किया जाने लगा। वर्तमान समय में भी आज हम कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के भवनों में विशेष प्रकार का जो घेराबंदी की रहती है, कहीं ना कहीं वो सिंधु सभ्यता के दुर्गीकरण से ही प्रेरित है। और अगर वर्तमान समय में हम कहें कि सिंधु सभ्यता, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगर नियोजित सभ्यता थी, तो वर्तमान समय में जो है क्या उस लक्षण को वर्तमान नगरों में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे जयपुर और चंडीगढ़ शहरों का निर्माण कहीं ना कहीं सिंधु नगरों से प्रभावित है। ब्रिटेन के लंकाशायर का अगर हम उदाहरण ले लें तो कहीं ना कहीं ये जो है सिंधु नगरीकरण से प्रेरित है। और वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्मार्ट सिटी योजना चलाई जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं सिंधु नगरीकरण की प्रासंगिकता को बनाए हुए है। तो आज सिंधु सभ्यता, लेकिन नोट कर लीजिए थोड़ा, तो मृद भांडों को मैंने नहीं लिखा था। मृद भांडों के ऊपर चित्रकारी आज भी मिलती है। उसके बाद जो है भवनों का दुर्गीकरण आज भी कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घरों में देखा जा सकता है। वर्तमान नगर भी सिंधु नगरों की तर्ज पर बसाए या बनाए जा रहे हैं। और जैसे धौलावीरा में जो जल संरक्षण प्रणाली या जल प्रबंधन प्रणाली है, तो कहीं ना कहीं आज गांव में भी तालाबों की खुदाई करके उनमें जल संरक्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मनरेगा के थ्रू ये काम किया जा रहा है। तो इसको भी आप कोट कर सकते हैं कि वर्तमान समय में भी तालाबों की खुदाई कर जल प्रबंधन और संरक्षण किया जा रहा है। तो ये था सिंधु सभ्यता की देन। आज सिंधु सभ्यता पूरी ख़त्म हो गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट डे पढ़ेंगे ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ। मिलते हैं
अगले दिन। धन्यवाद।